नमस्कार। हालिया जो न्यूज आया है ये एनजीओ पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है और आयकर विभाग सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक एनजीओ के खिलाफ यह बात बोल रहा है कि वह विदेश से पैसा प्राप्त करके भारत के विकास परियोजनाओं को प्रभावित कर रहा है या रोकने का प्रयास कर रहा है। यदि मैं सिंपल कहूं तो यह बेसिकली एंटी इंडिया एक्टिविटी कहा जा सकता है। पूरी बात क्या है इसको जरा देखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में यह न्यूज आया हुआ है कि सार्वजनिक परियोजनाओं को रोकने के लिए विदेशी संस्थाएं एनजीओ को फंडिंग कर रही हैं, ऐसा आईटी विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। आईटी यहां पर इनकम टैक्स विभाग। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है, यहां पर कुछ चीजों को आप जाने। पहली बात तो यह कि एक एनजीओ है, अभी उसका नाम में आ रहा है, मैं बता रहा हूं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक एनजीओ है। उसको आईटी विभाग नोटिस देता है और कि आपका जो मूल्यांकन किया गया है इनकम का, उसमें शायद कुछ कमी रह गई है, मुझे दोबारा आपके इनकम का मूल्यांकन करना है। और अब चूंकि वह जो एनजीओ है वो कहीं ना कहीं लिप्त था कुछ अवैध कामों में, बाहर से पैसा ले रहा था, उसे शक हुआ, पकड़ाने का डर हुआ और वह पहुंच जाती है दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचती है और 8 नवंबर, पिछले साल की बात है, 8 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में एनजीओ पहुंचती है आयकर विभाग के अगेंस्ट, लेकिन उसे किसी भी प्रकार का राहत नहीं मिलता। यानी उसे यह राहत नहीं मिल पाता है कि आयकर विभाग उसके आय का पुनर्मूल्यांकन करे। तब यह दिल्ली हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया, जो आदेश दिया, अब इसके विरुद्ध इन्होंने याचिका लगा दी एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में, और यह मामला अभी चल रहा है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता जो है, जो पीठ है, वह बाकायदा इसकी सुनवाई कर रहे हैं एनजीओ की, जो उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के डिसीजन के विरुद्ध दायर किया है। यहां पर एक बात आप ध्यान रखेंगे, जो एनजीओ है एक प्रकार का ट्रस्ट, उसे जो नोटिस दिया है आयकर विभाग ने वह धारा 148 के अंतर्गत दिया है। इसी को एनजीओ ने चैलेंज किया है, पहले दिल्ली हाई कोर्ट में और अब सुप्रीम कोर्ट में। धारा 148 आयकर विभाग को यह शक्ति देता है कि वह किसी के जो यदि वो पहले कभी मूल्यांकन किया हो और उस आधार पर उसने टैक्स रिटर्न दिया हो और उसे लगता हो कि दोबारा जरूरत है उस संस्था का मूल्यांकन करने में, हो सकता है मुझसे कुछ कमी रह गई हो या कुछ बातें उसने छुपाया हो, तो यह शक्ति उसे 148 से मिलता है कि वह दोबारा मूल्यांकन कर सकता है उसके पूरे आय का। यही पूरी बात है। लेकिन यहां पर बात आगे बढ़ते बढ़ते कुछ और हो गई। सुप्रीम कोर्ट में इस बार ट्रस्ट के अगेंस्ट आयकर विभाग ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मुझे लगता है कि इन्होंने पैसे का हिसाब गलत दिया। अभी जो बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर बहुत बड़ी बड़ी बातें आयकर विभाग ने कह दी। क्या कहा कि भारत में विकास परियोजनाओं को रोकने के लिए विदेशी संस्था द्वारा व्यवस्थित प्रयास प्रतीत होता है। मतलब यह एनजीओ ऐसा लगता है कि विदेश से पैसा लेकर के यहां पर विकास परियोजनाओं को बाधित कर रहा है। हाँ, यहां पर उन्होंने इस बात को जरूर कहा कि जब हमने इनको नोटिस दिया था पहली बार, हमने ऐसा विचार नहीं किया था, या हमारे हलफनामे में दिल्ली हाई कोर्ट के समय में जब हमने इस बात को रखा था कि पुनर्मूल्यांकन वाला, तब हमने ये सब बातें नहीं उसमें नोट की थी। लेकिन अब हम लोग को ऐसा लग रहा है। यहां पर आयकर विभाग की ओर से जो वकील है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि बाकायदा दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा है अपने डिसीजन में, आदेश में, उस ट्रस्ट को कि आपका जो वाद है 226 आर्टिकल के अंतर्गत में नहीं आता है। यानी आप रिट के अंतर्गत, जो हाई कोर्ट जो रिट जारी करती है उसके क्षेत्राधिकार से भी बाहर है। एक तरह से कहा जाए ट्रस्ट को धक्का दिया गया था दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। आगे और भी देखिए क्या होता है। यहां पर जो एनजीओ है वो है इन्वायरोनिक्स, जो मैं बार बार बात कर रहा हूं एनजीओ का। एनजीओ का नाम है इन्वायरोनिक्स। इसी को आयकर विभाग ने नोटिस दिया था, जो दिल्ली हाई कोर्ट में इनकी बात सुनी नहीं गई। अब ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे,
शीर्ष अदालत के समक्ष हलफनामे में आईटी विभाग ने क्या क्या कहा, यानी इनकम टैक्स विभाग ने क्या क्या कहा है, जब बाकायदा सुनिए। इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि हम 2022 सितंबर से इस एनजीओ के खिलाफ सर्वेक्षण शुरू कर दिए हैं, सामग्री का विश्लेषण किया जा चुका है और सबूतों पर पूरा अच्छे ढंग से हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, और इस आधार पर हम पाए हैं कि इसकी गतिविधि न तो वास्तविक है और न ही ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूरा करती है या उसके अनुसार है। एक तरह से एनजीओ जो होता है वो क्या करता है, विकास कार्य करता है, गरीबों की आवाज होता है, लेकिन यह तो लग रहा है कुछ और कर रहा है, और हम इसका पूरा का पूरा अब सबूतों के आधार पर सर्वेक्षण कर रहे हैं। यहां पर इन्होंने कहा कि हमने यह पाया कि विदेशी संस्थाओं के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है इस एनजीओ को, और इसका प्रयोग कैसे कर रही है, सार्वजनिक परियोजनाओं को रोकने के लिए कर रहे हैं। आगे क्या बात है जरा इसको भी सुन लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। आईटी विभाग ने बाकायदा यह बात कहा कि इन्होंने बहुत छुपाया अपने पैसे को। 2016 से लेकर 2021 तक इसे 14.27 करोड़ रुपए मिले, जिसमें से 13.66 करोड़ रुपए केवल विदेशी योगदान थे। और ये विदेशों से जो एनजीओ को जो पैसा मिल रहा था, इन्वायरोनिक्स जो ट्रस्ट है, एक एनजीओ है, कई विदेशी संस्थाएं से ये पैसा प्राप्त कर रही थी। फॉर एग्जांपल जैसे कि फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, ये एक विदेशी एनजीओ है या विदेशी संस्था है। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ पब्लिक, ग्लोबल ग्रीन ग्रांट, यूरोपियन क्लाइमेट चेंज फाउंडेशन, अर्थ डे नेटवर्क, अर्थ लाइफ, कोल, एशिया रिसोर्सेस मॉनिटरिंग सेंटर, इन सब से ये पैसा ले रही है। आगे इन्होंने जो बात कहा आईटी विभाग ने अपने हलफनामे में इस एनजीओ के अगेंस्ट, जरा उस बात को भी सुने। इन्होंने कहा कि इस एनजीओ, ये जो आपका इन्वायरोनिक्स जो एनजीओ है, उन्होंने बाकायदा ऑक्सफैम इंडिया के साथ एक प्रकार का समझौता किया, और बाकायदा इसके सबूत हम लोग के पास में है। 5/6/2020 के वो ईमेल जो इन दोनों कंपनियों के बीच में, इन दोनों संस्थाओं के बीच में हुआ, और इससे यह पता चल रहा था बाकायदा कि ये जो एनजीओ है, यह ऑक्सफैम इंडिया के कहने पर, जो ऑक्सफैम इंडिया है एक संस्था है, इसके कहने पर इस एनजीओ ने, इन्वायरोनिक्स ने बाकायदा कुछ लोगों को इकट्ठा किया, और उन लोगों को इकट्ठा करके जो कोयला उद्योग के खिलाफ में स्थानीय यूनियनों की मदद से वहां पर विद्रोह किया, उस कंपनी के अगेंस्ट विद्रोह किया जो वहां पर कोयला खनन कर रही थी। मामला उड़ीसा का है, आप यहां पर और भी देखें क्या बात है। यहां पर इस बात को कहा गया कि एनजीओ ने जो विदेशों से पैसा लिया, उसका जब वो उन्होंने बहरा दिया तो बाकायदा विदेशी पैसा देने के बाद यह कहा गया कि हम घरों में राहत पैकेज वितरण कर रहे हैं। उड़ीसा में खासकर बाढ़ आई थी उड़ीसा में, और लोगों को राहत देने के नाम पर उन्होंने बाहर से पैसा लिया, लेकिन आईटी विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमारे पास पूरे सबूत है कि इस इन्वायरोनिक्स ट्रस्ट ने आईसीआईसी बैंक खाते में प्रति व्यक्ति को 1250 रुपए दिए, हस्तांतरित किए विरोध करने के लिए। और ये जो इसमें बाकायदा उन्होंने नाम देकर बताया कि ये सारे लोग जिनको पैसे ट्रांसफर किए गए थे, ये वही लोग हैं जो कोयला खनन उद्योग में वहां पर विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। अब आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है, यानी कि एनजीओ जो है वो विकास कार्य को प्रभावित कर रहा है। ये सोचने वाली बात है। यहां पर आप इस बात को जान लें, आपने पढ़ा भी होगा, एनजीओ एक प्रकार का, यदि विश्व बैंक की परिभाषा में मैं आपसे बात करूं तो एक गैर लाभकारी संगठन होता है, गैर सरकारी और गैर लाभकारी, जो दबे कुचले लोगों की आवाज है। इससे लोगों की पीड़ा को दूर करने के लिए बनाया जाता है संगठन, गरीबों के हितों को बढ़ावा देता है, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए भी एनजीओ बनाए जाते हैं, बुनियादी सामाजिक सेवाओं को प्रदान करने के लिए भी एनजीओ बनाए जाते हैं। ये सब बनाए जाते हैं, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है, और ये गैर लाभकारी होता है। भारत में जो एनजीओ बनता है, इस बात को आप जान लें कि भारत में जो एनजीओ बनता है वो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम यानी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत कोई भी आदमी एनजीओ बना सकता है।
यहां पर इस बात को भी ध्यान रखें, वह यह है कि कुछ संवैधानिक प्रावधान भी है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है। जैसे 19 नंबर जो फंड आर्टिकल है जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, 19(1)(c), जो बाकायदा बोलता है कि भारत के लोग किसी भी प्रकार का संगठन बना सकते हैं। अनुच्छेद 43 जो डीपीएसपी का भाग है, यह सहकारी समिति को बनाने की बात करता है। अनुच्छेद 28 भी इसी ढंग की बात करता है कि धार्मिक उद्देश्य से दान दक्षिणा के लिए आप इस प्रकार के संगठन बना सकते हैं और उसका रखरखाव कर सकते हैं। तो ये कुछ संवैधानिक प्रावधान है। प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति या एनजीओ क्या विदेश से पैसा ले सकता है? ले सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसके लिए भी सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी किए हुए हैं कि यदि कोई व्यक्ति, भारत में कोई व्यक्ति बाहर से पैसा ला रहा है या बाहर से उसको पैसा दिया जा रहा है, या कोई एनजीओ जिसको बाहर से पैसा दिया जा रहा है, उसको रेगुलेट करने के लिए भी एक एक्ट आया। ध्यान रखें, इस एक्ट का नाम जो है यह है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, पूरा नाम है। पहली बार ये जो एक्ट आया था FCRA, यह 1976 में आया था, आपातकाल के दौरान। ऐसा इंदिरा गांधी को लगा कि भारत को लोकतांत्रिक रूप से डिस्टर्ब करने के लिए या भारत में अराजकता को फैलाने के लिए कुछ विदेशी ताकतें भी लगी हुई है, और इसी माहौल में उन्होंने इस एक्ट को लाया। इसमें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकायदा इसमें 2010 में संशोधन भी हुआ। पहली बार ये कब आया था? FCRA बाकायदा आया था 1969 में, ठीक है। उसके बाद यहां पर यह बात ध्यान रखें कि 2010 में इसमें संशोधन किया गया। संशोधन में यह किया गया कि यदि कोई भी व्यक्ति जो बाहर से पैसा लाता है या एनजीओ, वह भारत के, यदि ऐसा पता चल जाए कि वो भारत के हित के विरुद्ध या देशद्रोह की एक्टिविटी में लिप्त है, तो ऐसे पर कानूनी कार्रवाई भी होगी और ऐसे एनजीओ को, उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द भी किया जा सकता है, उसके पूरे पैसे को, ऑफिस को भी जब्त किया जा सकता है। इसमें याद रखेंगे एक बात और भी, वह यह है कि इसमें आगे चलकर और संशोधन भी हुए, खासकर 2022 में। 2022 में जो संशोधन हुए, इस बात को ध्यान रखेंगे, वहां पर यह कहा गया, इस FCRA में यह संशोधन किया गया 2022 में फिर दोबारा। अब इसमें क्या किया गया कि यदि कोई भारतीय व्यक्ति का रिश्तेदार विदेश में रहता है तो वह 10 लाख रुपए तक भेज सकता है, अनुमति दे दिया गया। पहले सिर्फ 1 लाख रुपए तक की सीमा थी, ठीक है। यहां पर आप बात ध्यान रखें। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखें, यदि कोई व्यक्ति, इसमें कहा गया कि यदि बाहर से कोई व्यक्ति पैसा लेता है या बाहर से उसके पास पैसा आता है, तो पहले था कि 30 दिन के अंदर उसको सूचित करना होगा सरकार को। अब इसको बढ़ा करके 90 दिन कर दिया गया। इस बात को भी आप जानें। विदेशी फंड में एक अजीब सी बात और भी की गई, वो यह है कि विदेशी फंड प्राप्त करने वाले संगठन, खासकर एनजीओ, इसके बारे में यह कहा गया कि वह प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए, जो अपना एनजीओ चला रहे हैं तो उसके प्रशासन में बहुत सारे लोग लगे होंगे, तो उस उद्देश्य के लिए यदि विदेश से पैसा आता है तो सिर्फ 20% ही आ सकता है। मतलब विदेशी फंड का यदि आप उपयोग कर रहे हैं प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए अपने संगठन के, तो केवल 20% तक ही आप पैसा विदेश से ले सकते हैं। पहले इसकी सीमा कितनी थी? 2020 से पहले इसकी सीमा 50%, इसको कम करके 20% कर दिया गया। तो आपने ये देखा कि कुछ प्रावधान और भी हैं बाकायदा, और पैसा ले सकते हैं। एक बात यहां पर यह भी ध्यान रखें कि एनजीओ टैक्स पेइंग भी होते हैं और टैक्स पेइंग नहीं भी होते हैं। मतलब कुछ एनजीओ जो होते हैं वो टैक्स देना पड़ता है, और कुछ एनजीओ ऐसे भी होते हैं जो इसको टैक्स से रिलीफ है। इस पर किसी और दिन हम चर्चा करेंगे। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।